नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज और आप देख रहे हैं अमरावतीज मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। महिलाएं अमरावती की महिलाएं वो जिनकी कहानियां आपको प्रोत्साहित करें, आपको इंस्पायर करें और ऐसी कहानियां जो आप दूसरों को भी सुना सकें कि महिला हो तो ऐसी हो। धन्यवाद करता हूं मैं पारेख ब्रदर जूलर्स नागपुर का जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया विमेन ऑफ द ईयर, एंड ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू ड्रीम्स हब, अ बिग थैंक यू टू रेखा दोषी मैम, थैंक यू चिराग दोषी एंड सिद्धांत जोशी फॉर दिस इनिशिएटिव सपोर्ट। हमारी आज की जो मेहमान है वो एक सोशल वर्कर है, वो एक सोशल वर्कर थी, सोशल वर्कर हैं और सोशल वर्कर रहेंगी। लेकिन क्या हमेशा से सोशल वर्कर बनना चाहती थी हेतल हिंडोचा? चलिए मुलाकात करते हैं, बात करते हैं विद द विमेन ऑफ द ईयर मिसेस हेतल हिंडोचा मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू सर। कैसी हैं आप? फाइन थैंक यू। अभी से अच्छी हैं, हमेशा से अच्छी हैं? हमेशा से हमेशा से अच्छी है। ठीक है हेतल जी, छोटी थी, कहाँ से आई हैं और अमरावती आना कैसा हुआ और सोशल वर्क से कैसे जुड़ी, क्या कहानी है आपकी? मैं जब छोटी थी तब मैं एक छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं अब झारखंड से आती हूँ। जब जी। मैं अमरावती आई तब सब मुझसे पूछते कहाँ से। मैं झारखंड नाम बोलूँ तो पहले शौक हो जाते, झारखंड से आप आए हो? डाकुओं के इलाके से, मतलब डाकू हुआ करते थे झारखंड में। जी। तो फिर उसके बाद मेरी जर्नी यहाँ हिंडोचा फैमिली में, मेरी मैरिज पारस हिंडोचा के साथ में हुई। और मैं यहाँ पर जब आई तब मैं बहुत लिमिटेड लोगों से बातें करना, जैसे शांत स्वभाव ऐसा। फिर मेरे सास ससुर ने मुझे, स्पेशली मेरे ससुर जी ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे समाज में आने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले मैं लोहाना समाज से जुड़ी। मैं जब मैरिज हुई तब से मैं लोहाना समाज से जुड़ी हुई हूँ अभी भी। उसके बाद मैं रोटरी क्लब इनर व्हील भी ज्वाइन कर चुकी हूँ। फिर आगे बढ़ते गए, सोशल जैसे मैं एक्टिविटीज वगैरह करती गई। मैं 2016 में मैंने प्रेसिडेंटशिप ली। जी। तब मैं शायद अमरावती में लोहाना समाज की मैं सबसे छोटी उम्र की प्रेसिडेंटशिप ली हुई। तब मुझे लेना नहीं था, पर सबने इतना मोरल सपोर्ट किया कि नहीं इतने सालों से है तो आप कर सकते हो। तो फिर धीरे धीरे मैंने वो एक्टिविटीज वगैरह लेना उसमें लिया। मैंने एक प्रोजेक्ट भी लिए जिसमें कुंवारी का पूजन वगैरह, माता जी के जो लोटे होते वो, और अंध विद्यालय की जो लड़कियां हैं उनको ब्लैंकेट। तो इतना अजीब अच्छा लगता था कि जैसे मैं कुछ कर सकती हूँ। तब मुझे मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप आगे करो, मैं आपके साथ में हूँ। मैं धीरे धीरे एक्टिविटीज में आगे बढ़ती गई। तो अभी समाज सेविका के रोल में अभी गुजराती समाज से जुड़ी हूँ। अभी इसमें मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी का रोल निभा रही हूँ जी। पर अच्छा लगता है जैसे समाज में सबके साथ बोलना, बातें कर। मैं पहले की हेतल अभी की हेतल में मुझे देखो तो बहुत ज्यादा डिफरेंट फील होता है कि मैं कैसे थी। और कभी भी मेरे मम्मी पापा भी सोचते कि हेतल से बात करना रहे तो कहीं कहीं एक्टिविटीज में ही रहती है। वो लोग भी मेरे लिए बहुत खुश है। तो पहले की हेतल और अभी की हेतल में बेसिक डिफरेंस जो आप देखती हैं वो क्या है? बेसिक डिफरेंस मीन्स जैसे अभी जैसे मैं बोलने करने में जो एकदम साइलेंट डरी हुई, अब ऐसे समाज में कहीं से जाओ तो फील आता कि अच्छा फील होता है। जैसे मैं सब मुझे बोलते कि हेतल तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू कर लेती है। जैसे मुझे किसी ने बोला कि हेतल आज तुझे ये करना है, ये चीज तुझे निभाई, तो मैं उसमें अपना 100% रोल देने के लिए तैयार रहती हूँ। और मुझे फैमिली सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। समाज कार्य से जो महिलाएं जुड़ी होती हैं वो समाज इसको किस तरह से देखता है, ये मैं समझने की कोशिश करता हूँ कई बार, क्योंकि ये एक थैंकलेस प्रोफेशन है। यहाँ पर आप समाज के लिए वो इस शिक्षा के लिए काम हो, वो साफ सफाई के लिए काम हो, वो महिलाओं के या लोगों के जॉब्स या उनके काम को आगे बढ़ाने का काम हो, या फिर हेल्थ रिलेटेड कैंप्स लेने का काम हो, ये जो पूरे काम होते हैं इसमें समाज का भला हो जाता है। लेकिन और हमें मतलब समाज कार्य करने वाले लोगों को इन रिटर्न धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं मिलता।
तो कभी आपने सोचा ऐसा कि इसके अलावा तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि कहीं पे भी आप ट्रैवल करती हैं, कहीं जाती हैं आती हैं, सबका खर्चा आपको खुद को बेयर करना पड़ता है जी। तो कभी ये सब बातें मन में आई, कभी सोचा? नहीं, एक्चुअल में हमारे घर का माहौल ही ऐसा है। मेरे पापा जी खुद मुझे प्रोत्साहित करते हैं, नहीं अपने समाज के हित लिए करो। तो अंदर से अभी तक ऐसा हो गया है कि नहीं, अच्छा फील आता है। जैसे किसी के ऊपर देखे कि नहीं अच्छा हो रहा है तो अपन अंदर से वो चीज फीलिंग आती, वो क्या गया, अपना क्या लॉस हुआ, वो सब चीजें साइड में रह जाती। वो सामने वाले का जो अपन देखते कि नहीं उनका जैसे फीलिंग कि नहीं उनके लिए हम कुछ कर पाए, तो वो फीलिंग ज्यादा बेटर अच्छी लगती है अपना जो लॉस हुआ उसके मुकाबले में। कौन सा ऐसी एक्टिविटी थी या कौन सा ऐसा प्रोग्राम था जो आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आपको बहुत कुछ सिखा गया? कोई ऐसा कैंप आपने लिया या कोई ऐसी एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया जो आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ सिखा गया वो? अभी लास्ट मैंने अभी एज ए प्रेसिडेंट छोड़ने के बाद मैंने राधा की रेजिम में प्रेसिडेंट में उनके कैशियर का निभाया था, भागवत के जो लिया था। तब मुझे वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर में मुझे कैशियर का रोल मिला था। तो उसमें मुझे बहुत चीजें, कैसे लोगों के साथ बातें करना, कैशियर का जो जिम्मेदारी, मुझे हिसाब किताब में मैं बहुत नहीं थी उतनी, पर मुझे मेरे हस्बैंड पारस ने और इतना अच्छा सपोर्ट किया कि मैं वो चीजें सीखी कि कैसे क्या चीजें आप उसमें कर सकते। उसमें मुझे बहुत चीजें सीखने को भी मिली और लोगों के साथ हैंडल करना, कैसे उनके साथ ये चीजों में बहुत अच्छे से मैं सब चीजें सीख पाई। कभी आपने सोचा कि आप कुछ काम करें, कुछ ऐसा कुछ करें जिसमें कुछ कमाई हो? क्योंकि कमाकर समाज में पैसे देना भी एक समाज कार्य ही है। कभी सोचा आपने पारस जी के साथ जुड़ के आप कुछ व्यवसाय करें, कोई गृह उद्योग का काम शुरू करें, कुछ ऐसा कभी, मतलब एक थॉट रैंडम? सोचा था। एक्चुअली मैं अभी ड्राइंग का मुझे बहुत शौक है, तो मैंने बीच में वो बनाती थी कुछ वगैरह थालियां वगैरह, पर मेरे ग्रैंड जो है वो उनके हिसाब से मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हमको इतना उन्होंने फ्रीडम दिया है कि मैं समाज के लिए कुछ उतना टाइम मैं अगर ये सब चीजें करूंगी तो मैं उनके लिए टाइम नहीं दे पाऊंगी। बिल्कुल सच है। और अभी वो बड़े एज के हैं, तो पहले मुझे उनकी प्राइवेसी देखनी है, उसके बाद फिर मैं आगे कुछ ऐसा रहा तो फिर वो चीजें मैं बाद में करूंगी, क्योंकि अभी वो 80 और 75 इयर्स के, फिर भी वो लोग मेरे लिए बहुत सपोर्टेड है। तो मैं उनके लिए पहले कुछ करूंगी। अगर मैं वो चीजें करने जाऊँ तो वो उनके लिए भी मैं नहीं कर पाऊंगी। वो चीजें बैलेंस में रखते हुए मैं ये सब चीजें नहीं कर रही हूँ। तो जब आप कोई मेडिकल कैंप है, शिक्षा से जुड़ा हुआ कैंप है, या कुछ ऐसा समाज का कोई कार्य है जिसमें आप व्यस्त हैं और पारस जी को आप अपना जब वक्त नहीं दे पाती हैं, तो उनको वो गुस्सा करते हैं? नहीं करते हैं? नहीं करते, क्योंकि मैं उनको मालूम है कि मैं अपना टाइम मैनेज करके वो चीजें करती हूँ, तो वो मुझे भी फुल एंड सपोर्ट करते हैं। और कभी भी मैं उनको सामने से बोलते, आप मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं रहता, बोले कि तू तब तुम्हारी इच्छा से जो करना है वो करो। बच्चे आपके इस काम को किस तरह से देखते हैं आपके? बच्चे अभी मेरे दोनों भी बाहर है, अभी दोनों स्टडी के लिए गए हुए, एक बीआईटी भोपाल में है और एक मुंबई में है। तो दोनों ही बच्चे खुश होते हैं कि मम्मी को शौक है, मम्मी को करने दो, और वो इन चीजों में है तो वो दूसरी चीजों पे ज्यादा ध्यान से ये सब चीजें करती है, तो वो लोग भी बच्चे खुश होते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग थोड़े से, मैं स्वार्थी तो नहीं कह सकता उनको, लेकिन इस किस्म की सोच रखते हैं कि हम समाज के लिए क्यों करें। ऐसे लोगों को आप कुछ कहना चाहती हैं? समाज के लिए क्यों करें ये फीलिंग तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम समाज में ही रहते हैं और समाज के साथ जुड़े हुए हैं। अब समाज के लिए करोगे तो अपना ही हित करेंगे, ऐसा कि हम समाज के लिए क्यों करें ये फीलिंग गलत है। क्योंकि मुझे समाज के साथ रहना, उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं जब समाज से जुड़ी हूँ तो आप भी समाज से ही जुड़े हुए हो, तो समाज का करने के लिए आपको ये फील नहीं आनी चाहिए कि हम क्यों करें। वक्त रहना चाहिए आपके पास समाज के लिए, है ना? yes. बहुत सही। अब आगे क्या क्या चीजें हैं, कौन से क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, पर अभी गुजराती समाज जागृति आंटी जो है बहुत मस्त, उनके साथ अभी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जैसे अभी एग्जीबिशंस का भी लिया था, तो उन लोगों का भी फीलिंग जो उनको
जो घर से काम करते उन लोग की जब रिव्यू आ रहे थे ना फोन पे कि हमारा बहुत अच्छा हुआ ऐसा, तो ये प्रोजेक्ट भी हमारा बहुत अच्छा गया। फिर आगे अगर कुछ भी ऐसा रहा जो समाज के हित के लिए अपन काम कर सकते हैं तो वो एनी टाइम कभी भी कुछ भी इलेक्शन लड़ेंगे आप कभी? आया था 2-3 बार कि आप लड़ो आओ करके, पर नहीं, इस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बस समाज सेवा ही करना चाहते हैं। yes. कितने वर्ष हो गए आपके विवाह को? अभी मेरे 24 इयर्स हो गए। 24 इयर्स हो गए। पिछले 24 सालों में अमूमन तौर पे एक विवाह में एक एक वाइफ हस्बैंड को बहुत कुछ सिखा देती है ना। एक हस्बैंड बहुत कुछ सीखता है एक वाइफ से, लेकिन एक वाइफ भी कभी कभार हस्बैंड से भी कुछ सीख लेती है। आपने पिछले 24 सालों में पारस जी से क्या सीखा? आपने बोला बहुत कुछ सीखा, पर मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया है, कैसे रहना, कैसे आप मैं आपने पहले ही बोला कि मैं एक छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ। जब यहाँ पर आई ना तो क्या व्यवहार, कैसे रहने की और मुझे जो सिखाया उन्होंने समाज के लिए, वो हमेशा मेरे पास हमेशा उन्होंने तैयार रहते थे। नहीं हेतल, तुझे ये करना है, तू ऐसे मत कर, ऐसा कर। वो उनको लगता था कि जैसे मेरी वजह से या उनकी वजह से ऐसा नहीं, कि तू सामने प्रेजेंटेशन तेरा प्रॉपर होना चाहिए। तो वो बहुत कुछ मुझे इस बारे में सिखाते थे कि ऐसा करना चाहिए। प्रेसिडेंटशिप मैंने ली तो उन्होंने मेरे पूरी चीजें मेरी हैंडल करके दी। सब कुछ उन्होंने मुझे तैयार करके देते थे, नहीं ऐसा करना है, वैसा करना है। मेरे टाइम पे जो था, जो हमारे समाज का था, तो उन्हें मैंने प्रॉपर वे पे करके दिया कि वो प्रॉपर तरीके से कैसे जाना चाहिए। तो वो सब चीजें मुझे पापा और पारस ने दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे से सिखाया। ऐसा नहीं कि बहुत कम सीखा, बहुत कुछ सीखा उनसे। ओके। जो यंग लड़कियां हैं, जो कभी कभार जिनके मन में ये उबाल आता है कि हमने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, वो समाज सेविका बने, इसके लिए आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं? जो भी यंग लड़कियां हैं या बच्चियां हैं, अगर समाज सेविका बनना चाहती हो तो आप संस्था के साथ पहले जुड़ो, संस्था में आप पहले सीखो, और संस्था के साथ जो कार्य कर रहे हैं उनके साथ में आप कोऑर्डिनेट बनो। उनके साथ में आप कार्य करोगे तो खुद ब खुद आपको फील आने लगेंगे कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। हेतल जी, ऐसा है कि मैंने ना बहुत सारे नेताओं का इंटरव्यू किया है, ठीक है, और उन नेताओं के इंटरव्यू, महिला नेताओं का इंटरव्यू किया है, और उन नेताओं से बात करने के बाद आखिरी में जो निकलता है, उसका वो जो जूस निकलता है बात का, वो ये निकलता है कि उनकी शुरुआत समाज सेविका के माध्यम से हुई थी और उसके बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री मारी, है ना। आपके जैसी महिलाएं और आपके जैसी सोच वाली महिलाएं समाज सेवा तक ही अपने आप को सीमित कर लेती हैं, है ना, एक दायरा बना देती हैं कि आप राजनीति में न आए। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कि अगर जीवन में फिर से कभी इस बात का मौका मिले तो ज़रूर आइएगा, क्योंकि आपकी जो नियति है ना, जो वो आपकी जो सोच है, सोच की जो नियति है, वो समाज को सेवा करने की है। और अगर आपके जैसे लोग नेता बनेंगे तो एक उम्मीद जो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रही है वो जागेगी। आपने अपना वक्त दिया, आप हमारे शो पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपका जीवन ऐसे ही खुशहाल रहे, आपके जीवन में बहुत सारा आपको लोगों का आशीर्वाद मिले और यूं ही आप समाज सेवा करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। एक बड़ी अच्छी बात करते करते ध्यान में आई, और वो ये ध्यान में आई कि पहली तो ये 2-3 बातें। एक तो ये कि they said behind every successful man there is a woman, yeah, but behind every successful woman there is also one man. अगर पारस जी हेतल जी को प्रोत्साहित नहीं करते तो आज समाज को एक ऐसी सेविका नहीं मिलती जो निस्वार्थ होकर काम कर रही है। रेखा जोशी जो हेड करती हैं, ओन करती हैं ड्रीम्स हब, उन्होंने जब हेतल जी का नाम देखा, पढ़ा, जाना कि मैं उनका इंटरव्यू करने वाला हूँ, तो वो बड़ी खुश हुई, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी उनके बारे में कि वो निस्वार्थ होकर समाज का कार्य करती हैं और समाज के लिए काम करते हैं।
कौन किस शहर से आया, किस कस्बे से आया, किस गांव से आया, ये एक अलग बात है। पर हकीकत जो है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो ये है कि कौन समाज के लिए, समाज के साथ खड़ा है। क्यों हम कोविड के दौर में सुरक्षित रह पाए। पूरी दुनिया चाहती थी कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश बने जहां पर सबसे ज़्यादा मौतें हों। सच मानिए इस बात को। कई सारी ऐसे देश हैं जिनको ये लग रहा था कि भारत में तो सबसे ज़्यादा ये जो आपदा है ये त्रासदी मचा देगी, त्राही त्राही हो जाएगी हर जगह। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जितनी अपेक्षा थी दुनिया की कि इतने लोग कम हो जाएंगे भारत के, उतने नहीं हुए। इसका रीज़न पता है क्या है? लोग कहते हैं इम्यूनिटी, लोग कहते हैं कि हम घरों से बाहर नहीं निकले, एक नेता का बहुत अच्छा डिसीजन था, ये सब अलग बात है। पर मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जिन्होंने कोविड के दौर में काम किया। वो लोग जिन्होंने लोगों के घरों में दवाइयाँ पहुँचाई, वो लोग जिन्होंने लोगों के घरों में फल फूल पहुँचाए, वो लोग जिन्होंने लोगों के घरों में दवाइयाँ पहुँचाई, वो लोग जिन्होंने लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम किया। ऐसे कई हजारों लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो उस दौरान कोविड वॉरियर्स बने। वो अखबार वाला जिसने आपके घर में रोज अखबार पहुंचाया, वो भी एक कोविड वॉरियर है। वो समाज सेविका जिसने 4 लोगों को फोन करके ये जानने की कोशिश की कि उनके यहाँ खाने का सामान पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उनका जो पेशेंट था वो ठीक है कि नहीं है, उसे बेड मिला कि नहीं मिला, उसे रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिला कि नहीं मिला, उसे वो ऑक्सीजन मास्क मिले कि नहीं मिले, उसे ऑक्सीजन सिलेंडर मिला कि नहीं मिला। कई सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई में। पिछली बार हम कई वर्षों तक लड़ते रहे अंग्रेज़ों से, इस लड़ाई में हम एक वैक्सीन से लड़ते रहे। और उसमें समाज सेवा करने वाले लोग, समाज सेवा से जुड़े रहने वाले लोग और निस्वार्थ सेवा करने वाले लोगों की जो भूमिका थी, उसकी हमें जितनी तारीफ़ की जाए या उन्हें जितना धन्यवाद की जाए उतना कम है। हेतल हिंडोचा ये एक नाम नहीं, ये एक सोच है, एक मानसिकता है जो हर घर में होना जरूरी है। आपसे फिर होगी मुलाकात दिन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो अपने आप को एक छोटे से गांव में, एक छोटे से कस्बे में, एक छोटे से टाउन में अपने आप को बड़ा सुरक्षित पाती है, अपने घर में जब घर से निकलती है तो अपने कांच कार के शीशे ऊपर करके आगे गुजरती है और कई बार इस सपने में सोचती है कि एक दिन आएगा जब वो अपनी कार से जब गुजरेगी और उसके कांच के शीशे नीचे होंगे और उस आज़ादी से वो सांस ले पाएगी। और उसके बाद वो एक ऐसे घर में विवाह करके जाती है जहाँ पर उसके साथ ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जो उसे वो पर देते हैं जिससे वो आसमान में उड़कर अपना नाम, अपनी गरिमा को एक अलग स्थान पर पहुँचाती है। तो समझिए वो हेतल हिंडोचा बन रही है। हर घर में एक हेतल और एक पारस जरूरी है। जिंदा रहें। जय हिंद। थैंक यू सर।